नमस्कार दोस्तों आज है 22 दिसंबर। हम बात कर रहे थे एमपीपीएससी 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे प्रीलिम्स का। यहाँ के जो 50 क्वेश्चन है वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इससे आगे के हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 51 लिखा हुआ है, विच डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश शोड the highest improvement in multi-dimensional poverty as per the report of मध्य प्रदेश स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन 2023। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश का जो राज्य नीति एवं योजना आयोग है, मतलब मध्य प्रदेश स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन, तो इसने हर एक जो डिस्ट्रिक्ट थी मध्य प्रदेश में उनको इवेल्युएट करा और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बेस पर उनको रैंकिंग दी है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में हाईएस्ट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पे ये बात पूछी जा रही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बड़वानी, खंडवा, बालाघाट एंड अलीराजपुर। तो यहाँ पे अलीराजपुर करेक्ट ऑप्शन है। अलीराजपुर वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के केस में हाईएस्ट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। क्वेश्चन 52 की बात करता हूं। लिखा हुआ है, हाउ डिड मध्य प्रदेश परफॉर्म इन दी असेसमेंट ऑफ स्टेट्स फॉर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020। देखिए, बिजनेस रिफॉर्म का जो एक्शन प्लान था 2020, इसके बेस पर जो डिफरेंट स्टेट्स थे इनको इवेल्युएट करा गया। ठीक है, कि इन्होंने बिजनेस में रिफॉर्म लाने के लिए जो एक्शन प्लान था किस तरह से परफॉर्म करा है। किसी को अचीवर, अंडर अचीवर, टॉप अचीवर, इस तरह से रैंक दी गई है। तो बात करी जा रही है कि ये जो मध्य प्रदेश था बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 में, इसकी क्या रैंक रही है। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, मध्य प्रदेश वॉज रेटेड एज अंडर अचीवर। तो ये अंडर अचीवर गलत लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश को अंडर अचीवर रैंक नहीं दी गई है। नेक्स्ट लिखा है, मध्य प्रदेश वाज रेटेड एज टॉप अचीवर। देखिए, टॉप अचीवर भी नहीं है, तो ये बात भी गलत है। थर्ड लिखा है, मध्य प्रदेश वाज नॉट रेटेड इन दी असेसमेंट। तो बोला जा रहा है कि इसकी रेटिंग ही नहीं की गई है, ये बात भी गलत लिखी हुई है। और लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, मध्य प्रदेश वाज रेटेड एज अचीवर। ठीक है, तो यहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की जो बिजनेस रिपोर्ट आई थी, बिजनेस रिपोर्ट 2020 असेसमेंट एक्शन प्लान 2020, तो इसमें जो डिफरेंट स्टेट थे उनकी रैंकिंग थी और इसमें मध्य प्रदेश को डी ऑप्शन अचीवर की कैटेगरी में रखा गया है। क्वेश्चन 53 की बात करता हूं। 2011 का जो सेंसस था, इसको लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2001 से 2011 के बीच में जो टाइम पीरियड है 10 साल का, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है उसको लेके बात करी गई है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है लास्ट 10 ईयर्स में। फिर से बता देता हूँ, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में बोला गया है कि 2001 से 2011 के बीच में मध्य प्रदेश में जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा है, तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट दी गई हैं इनको हमें अरेंज करना है लोएस्ट टू हाईएस्ट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ऐसी डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे कम ग्रोथ रेट रहा है तो उसे हमें शुरुआत में रखना है और इस तरह से हमें बढ़ाते हुए चले जाना है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। मैं आपको वैसे ही सारा सीक्वेंस बता देता हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, अनूपपुर आएगा, फिर बैतूल आएगा। ठीक है, सबसे जो मतलब मिनिमम जो ग्रोथ रेट रहा था पॉपुलेशन में, वो सबसे पहले सबसे मिनिमम इन जो चारों ऑप्शन है यहाँ पे अनूपपुर में है। नेक्स्ट बैतूल आएगा, फिर छिंदवाड़ा आएगा और फिर मंदसौर। इस तरह की यदि हम मैचिंग देखते हैं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा एंड मंदसौर। क्वेश्चन 54 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टांट्या मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम। तो देखिए, यहाँ पे एक स्कीम की बात की गई है जिसका नाम है टांट्या मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम। ठीक है, ये टांट्या मामा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक फ्रीडम फाइटर थे, रॉबिन हुड कहा जाता है इन्हें मध्य प्रदेश का, और ये गोरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ज्यादा माहिर थे। और 1878 से 1889 के बीच में इन्होंने जो ब्रिटिशर थे उनके अगेंस्ट में, ठीक है, गोरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स अपनाए थे। और बाद में इनको जो जबलपुर था वहां पे हैंग कर दिया गया था। ठीक है, ये भील ट्राइबल हीरो हैं। तो इनके लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है मध्य प्रदेश में। ठीक है, टांट्या मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम। तो बोला जा रहा है कि ये जो स्कीम है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू ट्राइबल विमेन। तो ये गलत बात लिखी हुई है कि ट्राइबल जो विमेन है उनके लिए एजुकेशन की बात करी जा रही है फ्री में, तो ये गलत लिखा है। नेक्स्ट लिखा है, सप्लाइंग लो कॉस्ट इक्विपमेंट
एंड वर्किंग कैपिटल फॉर न्यू इंडस्ट्रीज बिजनेस टू बीपीएल कैटेगरी बेनिफिशरीज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखिए ये बात यहाँ पे सही लिखी हुई है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब की जो पब्लिक है जो कि बीपीएल कैटेगरी बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में आती है, तो उनके लिए जो कम लागत वाले जो इक्विपमेंट्स हैं, संसाधन हैं, तो वो प्रोवाइड करे जा रहे हैं और इसके अलावा उनको वर्किंग कैपिटल दी जा रही है, ठीक है, ताकि वो न्यू इंडस्ट्री डेवलपमेंट कर सकें, नया बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकें। तो यहाँ पे ये बात सही दी हुई है। थर्ड ऑप्शन लिखा है फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन ट्राइबल रीजन्स, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे गलत दिया हुआ है कि जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है, तो ये इस तरह से कोई बात नहीं है इसमें। और लास्ट लिखा है प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अमंग ट्राइबल यूथ, जो ट्राइबल यूथ हैं तो उनमें स्पोर्ट को प्रमोट करा जा रहा है, तो ये भी यहाँ पे गलत बात लिखी हुई है, ठीक है। तो टांटिया मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम में मैंने बताया सप्लाइंग लो कॉस्ट इक्विपमेंट वर्किंग कैपिटल टू बीपीएल कैटेगरी शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल। क्वेश्चन 55 की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है विच सिटी इन मध्य प्रदेश हैज ए क्लस्टर डेडिकेटेड टू ए पॉपुलेशन प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड लीड प्रोडक्ट। देखिए मैं बता देता हूं इसका मतलब, एक सेकंड रुक जाए, कुछ आंख में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, क्वेश्चन 55 में लिखा हुआ है विच सिटी इन मध्य प्रदेश हैज ए क्लस्टर डेडिकेटेड टू दी प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड लीड प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक क्लस्टर है जहां पे मध्य प्रदेश के अंदर जो ट्रांसफार्मर रहते हैं और लीड प्रोडक्ट मतलब उससे जुड़े हुए जो भी प्रोडक्ट हैं उनके प्रोडक्शन के लिए एक क्लस्टर है मध्य प्रदेश की किसी सिटी में। तो बोला जा रहा है ये कहाँ पे है, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल एंड जबलपुर। तो मैं आपको बता देता हूँ ये ग्वालियर में ये क्लस्टर है जहाँ पे ट्रांसफार्मर और उससे जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं उनको मैन्युफैक्चर करा जाता है। क्वेश्चन 56 की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है हु वॉज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखिए ये जो पंचायत होती हैं, नगर पालिका होते हैं, इनमें इलेक्शन होते हैं, ये हमारी लोकल बॉडी होती हैं। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब ब्रिटिश टाइम था तो यहाँ पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था ये कौन लेके आए थे, वहाँ पे कौन आपका वाइस रॉय रहता है, गवर्नर रहता है। तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये किसको बोला जाता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मैकाले एंड लॉर्ड रिपन। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे लॉर्ड रिपन करेक्ट ऑप्शन है। 1882 के टाइम पे ये जो पर्सनैलिटी थे लॉर्ड रिपन, तो ये इंडिया के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 57 की बात कर लेता हूं। लिखा है बाय विच अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द म्युनिसिपल लॉज बीन अपडेटेड, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो यहाँ पे जो म्युनिसिपल लॉ थे, नगर पालिका से जुड़े हुए जो कानून थे इन्हें अपडेट करा गया था, ठीक है। तो आपको पता है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, ठीक है। 73rd जो अमेंडमेंट थी वो पंचायत की बात करती थी और जो अर्बन बॉडीज हैं, म्यूनसिपैलिटीज वगैरह, तो इनके लिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी 1992 के टाइम पे। इसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 9th A सेक्शन जोड़ दिया गया था जिसमें म्यूनसिपैलिटीज के पावर और उससे जुड़े हुए प्रोविजन करे गए थे। तो यहाँ पे ये सब कुछ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू करा गया था। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 57 का। क्वेश्चन 58 की बात करता हूं। लिखा हुआ है हु डिसाइडेड वेदर ए बिल और इज ए मनी बिल और नॉट इन दी स्टेट। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई भी जो विधेयक है, ठीक है, अब वो मनी बिल है कि नहीं है, तो ये इसका डिसीजन कौन लेता है, तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर तो ये नहीं होता है, गवर्नर भी नहीं लेता है, ठीक है। तो जो असेंबली रहती है जैसे यहाँ पे विधानसभा, तो इसका जो स्पीकर होता है इसके पास ये पावर होती है कि कोई भी जो बिल है, ठीक है, तो वो मनी बिल है या नहीं है, तो ये कौन डिक्लेयर करेगा, तो ये स्पीकर करता है विधानसभा का। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 59 की बात करता हूँ। लिखा है जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं तो इनकी मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होती है, 62 ईयर्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं 60, 62, 58, 56, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 60 की बात करता हूँ। लिखा हुआ है हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की ये जो विधानसभा थी लेजिस्लेटिव असेंबली, तो बोला जा रहा है कि इसके जो फर्स्ट स्पीकर थे वो कौन थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भगवंत राव मंडलोई गलत दिया हुआ है, द्वारका प्रसाद मिश्र ये भी गलत लिखा है, शंकर दयाल शर्मा ये भी गलत है, और पंडित कुंजीलाल दुबे, जी हाँ ये सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन 61 की बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स वर पार्ट ऑफ द इंडियन वीमेन्स हॉकी टीम इन टोक्यो ओलंपिक 2020। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि टोक्यो के अंदर ये जो 2020 में ओलंपिक हुआ था, यहाँ पे इंडियन वीमेन्स हॉकी टीम के कुछ नाम दिए गए हैं, तो बोला जा रहा है इनमें से कौन कौन उसमें शामिल है। लिखा हुआ है सुशीला चानू ये सही लिखा है, मोनिका ये भी थी,
और वंदना कटारिया, ये भी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिया है। तो इस तरह से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ये जो सारी विमेन्स के नेम हैं ये सभी प्लेयर्स हैं हॉकी टीम के। क्वेश्चन 62 की बात करता हूं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नॉट करेक्ट बताना है, मतलब यहाँ पे सारी बातें सही दी हुई हैं लेकिन एक कोई बात गलत दी हुई है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। ठीक है, तो जो आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये नैनीताल में देखने को मिलता है, ये ऑब्जर्वेशनल साइंस के लिए यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, करेक्ट है। सेकंड लिखा है कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद, जी हाँ ये भी सही लिखा है। सी ऑप्शन लिखा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मुंबई। देखिए ये गलत लिखा हुआ है, मुंबई में नहीं है, ये मैसूर कर्नाटका में देखने को मिलता है ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, तो यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है ऑप्शन। और डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IISc बेंगलोर। ठीक है, तो ये भी सही है। और यहाँ पे एक जो मूवी थी 3 इडियट तो वो इसी कॉलेज में शूट करी गई थी। एनीवे तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन गलत दिया हुआ है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज ये कर्नाटक के अंदर मैसूर जगह पे है। क्वेश्चन 63 की बात कर लेता हूँ। लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड पद्म विभूषण 2023 इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में पद्म विभूषण 2023 किस पर्सनैलिटी को दिया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, श्री SM कृष्णा, दिलीप महालनोबिस, श्री श्रीनिवास वरदान एंड श्री नरेंद्र सिंह कंपने। देखिए यहाँ पे एक पर्सन रहते हैं सत्यमंगलम रंगा अयंगार श्रीनिवास वर्धन। ठीक है, ये इतना लंबा नाम है, यहाँ पे जो नाम दिया गया है श्रीनिवास वर्धन, उनका कंप्लीट नेम मैंने बताया। ठीक है, सत्यमंगलम रंगा अयंगार श्रीनिवास वर्धन। ठीक है, और ये इंडियन अमेरिकन एक मैथमेटिशियन है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको पद्म विभूषण 2023 के लिए दिया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 64 लिखा हुआ है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है एमेच्योर वाली, तो इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है कि यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भोपाल, ग्वालियर, जयपुर एंड दिल्ली। तो यहाँ पे जयपुर करेक्ट ऑप्शन है, जयपुर के अंदर ये आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन 65 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है विच प्लेयर वॉज अवार्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। ठीक है, तो अचंता शरत कमल ये टेबल टेनिस प्लेयर थे और इनको 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है, अचंत शरत कमल। बाकी ये जो ऑप्शन है मनिका बत्रा, कमलेश मेहता एंड साथियन गणेश करण, ये गलत दिए हुए हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 66 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है इंडिया प्लेड इट्स फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच विथ विच कंट्री एंड इन विच ईयर। बोला जा रहा है कि भारत जो देश है तो यहाँ पे इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट किस कंट्री के साथ खेला था। पहला एक दिवसीय मतलब वनडे मैच, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे किस कंट्री के साथ खेला गया था और किस ईयर में खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया 1977 तो ये गलत लिखा है। इंग्लैंड 1975 ये भी गलत है। न्यूजीलैंड 1975 ये भी गलत है। इंग्लैंड 1974 जी, तो ये करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। इंडिया ने पहला जो वनडे था इंटरनेशनल लेवल पे इंग्लैंड के साथ खेला था 1974 के टाइम पे। क्वेश्चन 67 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर करा गया था, तो वो ऐसा किस ईयर में था जिसको सेलिब्रेट करा जाता है एज ए इंटरनेशनल योगा डे। तो किस ईयर में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 2014, 15, 16, 17। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो 2015 था यहाँ पे आपका इंटरनेशनल योगा डे 21 जून से उसे डिक्लेयर कर दिया गया था। क्वेश्चन 68 की बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है हु इज द फर्स्ट इंडियन वीमेन सोल्जर स्काई डाइवर। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शीतल महाजन राणे, मंजू, अनामिका शर्मा एंड श्वेता परमार। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, मंजू नेम करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक लांस नायक है मंजू करके और इन्होंने 1000 फीट से इन्होंने डाइव किया था, स्काई डाइविंग की थी। तो ये पहली वीमेन सोल्जर हैं जिनका नाम मंजू है, इंडियन वीमेन सोल्जर पहली वाली। ठीक है, मंजू जिन्होंने 1000 फीट से स्काई डाइविंग किया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट दिया हुआ है।
क्वेश्चन 69 की बात करता हूं। लिखा है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 वाज कन्फर्ड अपॉन द गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक विच कंट्री। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 दिया गया है, ठीक है, किसी जो डिफरेंट कंट्रीज के सेंट्रल बैंक है उनके जो गवर्नर थे उनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो बोला जा रहा है ये किस कंट्री के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को ये अवार्ड दिया गया है, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला लिखा है यूएसए, बी कनाडा, सी इंडोनेशिया एंड डी इंडिया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंडिया है यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक है, और जो रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं अभी करंट में शक्तिकांत दास, ये 2018 से पावर में है और अभी भी करंट में यही है। तो इनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 70 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंडस्ट्रियलिस्ट हु इज नोन एज स्टील मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं लक्ष्मी मित्तल, मतलब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिसको स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। लक्ष्मी मित्तल, ओम प्रकाश जिंदल, जमशेद जयरानी, अनिल अग्रवाल। देखिए ये सारे लोग जो हैं स्टील इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन आपने नाम सुना होगा टाटा स्टील, तो ये जमशेद जे ईरानी, ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया कंसीडर करा जाता है। क्वेश्चन 71 की बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अदर देन द चेयरपर्सन एंड वाइस पर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब इज। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो नेशनल कमीशन है शेड्यूल ट्राइब मतलब अनुसूचित जो जनजाति होती है, एसटी जो कम्युनिटी होती है, इनका जो नेशनल कमीशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कमीशन के अंदर एक चेयरपर्सन और एक वाइस चेयरपर्सन को यदि छोड़ दिया जाए तो टोटल कितने मेंबर और होते हैं? 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 या 4? तो यहाँ पे 3 मेंबर और होते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे आपका चेयरमैन देखने को मिलता है, चेयरपर्सन बोलते हैं, वाइस चेयरपर्सन होता है और इसके अलावा 3 मेंबर और भी होते हैं। तो यहाँ पे 71 का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 72 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट अंडर द परव्यू ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। तो बोला जा रहा है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मतलब जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, तो इसने कई सारे जो राइट है इनको फंडामेंटल मतलब जो राइट डिक्लेयर करा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो बोला जा रहा है, सॉरी, मतलब जो ह्यूमन राइट है इसने नहीं किया हुआ है फंडामेंटल राइट, मैं गलत बोल गया। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे राइट्स की बात करी गई है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इनमें से ऐसा कौन सा एक ऐसा राइट है जिसको, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट के तौर पे कंसीडर नहीं करा जाता है, नॉट अंडर द परव्यू ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, उसके दायरे में मतलब कौन सा ऐसा राइट नहीं आता है जिसे ह्यूमन राइट कंसीडर करा जाए। राइट रिलेटिंग टू इक्वलिटी, ठीक है, तो ये बात सही दी हुई है, सभी को इक्वलिटी होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी ये एक राइट आता है। राइट्स रिलेटिंग टू एजुकेशन, दोस्तों ये एजुकेशन नहीं आएगा यहाँ पे, मतलब एजुकेशन होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ, लेकिन अभी करंट में ऐसी हालत नहीं है कि जो एजुकेशन है, मतलब एजुकेशन फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के तहत जो राइट है, ठीक है, तो उसमें ये कंसीडर नहीं करा जाता। बाकी राइट रिलेटिंग टू लाइफ, जीवन से जुड़ा हुआ जो अधिकार है, ये भी एक बेसिक ह्यूमन राइट है, और राइट रिलेटिंग टू लिबर्टी, ठीक है, तो जो स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ अधिकार है ये भी एक ह्यूमन राइट है। इक्वलिटी भी एक ह्यूमन राइट है, लाइफ का और लिबर्टी का, लेकिन एजुकेशन को बिल्कुल ह्यूमन राइट कंसीडर नहीं करा जाता है, ठीक है, उसके दायरे में नहीं आती है ये बात। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 73 की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे बोला गया है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। तो बोला जा रहा है यहाँ पे जो ऑफिस रहता है ये कितने साल का इनका टाइम पीरियड रहता है, टेन्योर रहता है। 73 में CAG का टाइम पीरियड पूछा गया है कि ये कितने समय के लिए अपना जो ऑफिस होता है उसको होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे 6 ईयर्स करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 148 में CAG की बात बताई गई है, तो यहाँ पे 6 ईयर इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 74 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हेडक्वार्टर बोला गया है कि कहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो NGT का एक्ट आया था आपका 2010 में, और फिर ये बॉडी बनाई गई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर की बात करी गई है कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई।
सॉरी, तो न्यू दिल्ली यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। और मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ कि जो एनजीटी है तो इसके डिफरेंट जोन में अलग अलग ऑफिस बने हुए हैं, जैसे कि भोपाल है सेंट्रल जोन में, ईस्टर्न जोन में कोलकाता है, सदर्न जोन में आपका चेन्नई देखने को मिल जाएगा, एंड वेस्टर्न जोन में पुणे इसका जो जोनल ऑफिस है। और यहाँ पे फिलहाल हेडक्वार्टर की बात करी गई थी, तो यहाँ पे न्यू दिल्ली करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन 75 की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंस्टिट्यूटेड ए कमिटी इन जुलाई 2000 टू रिव्यू दी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो सिविल सेवा होती है, सिविल सेवा जो परीक्षा होती है, ठीक है, तो इसके लिए जो एक कमेटी गठित की गई थी जुलाई 2000 में, ठीक है, ताकि जो सिविल सर्विस एग्जाम है, ठीक है, तो इसको रिव्यू करा जा सके। तो यहाँ पे जो कई सारी जो लोगों के नाम दिए गए हैं, तो बोला जा रहा है इस कमेटी का जो चेयरमैन था वो चेयरमैनशिप किसके पास थी, ठीक है, तो सुखदेव थोरात, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है दीपक कुमार श्रीवास्तव, एम जगदीश कुमार एंड योगिंदर कुमार अलग। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो जुलाई 2000 में एक कमेटी बनी थी यूपीएससी के लिए, ठीक है, इस एग्जाम को इसको रिव्यू करने के लिए, तो यहाँ पे ये जो कमेटी के चेयरमैन थे वो योगिंदर कुमार अलग देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। क्वेश्चन 76 की बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 12th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनेंस कमीशन को लेकर क्वेश्चन है। अभी करंट में फाइनेंस जो कमीशन है 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, और यहाँ पे जो उनके चेयरमैन है वो एनके सिंह है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में 12th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन की बात करी गई है, तो यहाँ पे सी रंगराजन उस टाइम पीरियड पे आपके जो फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे, ठीक है। आर्टिकल आई थिंक 280 है जहाँ पे ये फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। और जो रिसोर्सेस रहते हैं सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, तो ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करते हैं कि किसको कितना दिया जाना है, और स्टेट लेवल पे भी फाइनेंस कमीशन होते हैं। क्वेश्चन 77 की बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है द फूड रिजर्वेशन कमीशन इज ए the food preservation commission is a statutory body established under which of the following act। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो खाद्य संरक्षण आयोग है, फूड प्रिजर्वेशन, ये जो कमीशन है जो कि एक वैधानिक निकाय है, सिचुएटरी बॉडी है, तो ये किस एक्ट के थ्रू इसको इस्टेब्लिश करा गया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो दोस्तों ये सही बात लिखी हुई है। ये जो एक्ट था तो इसी एक्ट के अंतर्गत ये बात बताई गई थी कि एक फूड प्रिजर्वेशन कमीशन बनाए जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। फूड सिक्योरिटी एक्ट ये गलत है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 ये भी गलत है। फूड सेफ्टी एंड ये भी गलत है। तो यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था जिसके थ्रू ये सिचुएटरी बॉडी बनाई गई थी, फूड प्रिजर्वेशन कमीशन। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 78 की बात कर लेता हूं। यहाँ पे Which of the following article of the Constitution of India is related to expenses of Public Service Commission। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो लोक सेवा आयोग होते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे कौन से आर्टिकल में, ठीक है, इनके एक्सपेंसेस की बात करी गई है, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, लोक सेवा आयोग के लिए। तो दोस्तों आर्टिकल 322 में इनके जो एक्सपेंसेस रहते हैं उसको लेके यहाँ पे बात करी गई है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 79 की बात कर लेता हूँ। लिखा है द फंक्शंस ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन आर स्पेसिफाइड इन। देखिए जो नेशनल वीमेन कमीशन था, एक एक्ट आया था नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट 1990, ठीक है। तो 1990 में ये जो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट आता है 1990 में, तो यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किस सेक्शन में ये जो कमीशन है महिला आयोग वाला, राष्ट्रीय महिला आयोग जो कमीशन है, तो इनके कामों को इस आर्टिकल, इस एक्ट के किस सेक्शन में बताया गया है कि इनके कहाँ पे कामों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट आया था तो यहाँ पे सेक्शन 10 था, जहाँ पे ये जो कमीशन है, यहाँ पे ये जो विमेन थी इनके पावर की या फंक्शन को लेकर बात करी गई है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 80 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है व्हेन वाज न्यू इंस्टीट्यूशन नीति आयोग कंस्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके एक नई बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम नीति आयोग था। तो बोला जा रहा है कि ये कब बनाई गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया हुआ है 1 जनवरी 2015, यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 81 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है हाउ मेनी प्रिंसिपैलिटीज वर मर्ज इन दी सौराष्ट्र संघ ऑन 15 फरवरी 1948। बोला गया है कि सौराष्ट्र संघ, ठीक है, सौराष्ट्र संघ में
15 फरवरी 1948 के टाइम पे क्या होता है, ये जो एरिया बनाया गया था सौराष्ट्र संघ, तो कई सारी जो रियासतें थी वो इसमें मिलाई गई थी। ठीक है, तो बोला जा रहा है कितनी रियासतें मिलाई गई थी, तो यहाँ पे दोस्तों 222 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सौराष्ट्र संघ 15 फरवरी 1948 के टाइम पे जब ये एरिया को कंस्ट्रक्ट करा जा रहा था, फॉर्म करा जा रहा था सौराष्ट्र संघ नाम से, तो वहां पे ये 222 रियासतें वहां पे विलय हुई थी, उन्होंने मर्जर किया था। क्वेश्चन 82 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है इन द ईयर 1948 विच स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द मर्जर ऑफ बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बुंदेलखंड और बघेलखंड ये जो एरिया था, इसको मर्ज करने के बाद कौन सा नया एरिया अस्तित्व में आया था। ठीक है, किसका एग्जिस्टेंस हुआ था, मालवा प्रदेश, विंध्य प्रदेश, बघेल प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पे मालवा प्रदेश, विंध्य प्रदेश करेक्ट ऑप्शन है। विंध्य प्रदेश बुंदेलखंड और जो बघेलखंड एरिया था इसके मर्जर के बाद एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, क्वेश्चन 83 की बात कर लेता हूं। लिखा है इन विच सेशन वाज द कांग्रेस डिवाइडेड इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो इंडियन कांग्रेस थी 1885 के टाइम पे जो फॉर्म होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है जब ये पूरी स्टोरी आप पढ़ते हैं कांग्रेस का, तो जो वहाँ पे दो ग्रुप रहते हैं, गरम दल, नरम दल, जिन्हें मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट बोला जा रहा है यहाँ पे, तो बोला जा रहा है कि इनका स्प्लिट देखने को मिलता है। ये लोग कब डिवाइड हो गए थे, वो कांग्रेस का कौन सा सेशन रहता है, तो मैं आपको बता देता हूँ 1907 के टाइम पे सूरत सेशन रहता है, वहाँ पे इनमें गहमा गहमी हो जाती है और फिर ये स्प्लिट हो जाता है। 83 का बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 84 की बात करता हूं। लिखा हुआ है इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ नेशनल मूवमेंट विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द डिमांड ऑफ कांग्रेस। तो बोला जा रहा है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो फर्स्ट स्टेज रहती है, तो वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन बना था आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी जो डिमांड थी वो नेशनल मूवमेंट के टाइम पे कांग्रेस ने नहीं की थी फर्स्ट स्टेज में। सबसे पहला लिखा हुआ है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे जो नंबर्स है मेंबर्स का वो बढ़ाया जाए, तो दोस्तों ऐसी बात करी गई होगी। सेकंड लिखा है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन द काउंसिल। ठीक है, तो ये बात भी सही है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे या जो जनप्रतिनिधि थे, तो उनका भी काउंसिल में उनके नंबर बढ़ाने की भी बात करी होगी। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है, तो जो न्यायपालिका होती है और जो कार्यपालिका होती है इनके सेपरेशन की बात भी करी गई होगी। लेकिन यहाँ पे जो डी ऑप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग दिया हुआ है, लिखा हुआ है यूनिफिकेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मतलब जो कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है इनका यूनिफिकेशन हो जाए। देखिए इस तरह की डिमांड कभी नहीं करी गई होगी इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू। इवन अभी भी हमारी कंट्री में जो जुडिशरी रहती है और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो अलग अलग होते हैं और होना ही चाहिए। यदि ये एक हो जाएंगे तो फिर बहुत बंटाढार हो जाएगा कुल मिला के। कभी कभी जो एग्जीक्यूटिव है कई सारे ऐसे बिल ले आते हैं जो कि पब्लिक के वेलफेयर के अगेंस्ट में होते हैं या अगेंस्ट में नहीं होते तो कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम दे रहे होते हैं, तो ऐसे में जो जुडिशरी है वो आगे आ जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। ठीक है, तो इनका जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, यूनिफिकेशन तो किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 85 की बात करता हूँ। लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट कॉइन द वर्ड पाकिस्तान। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो शब्द था पाकिस्तान, तो ये पहली बार किसने यूज करा था? मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, सैयद अहमद खान एंड मोहम्मद अशफाक खान। तो दोस्तों चौधरी रहमत अली ये वो करेक्ट ऑप्शन है, ये वो पर्सन रहता है जो कि पहली बार पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन 86 की बात करता हूं। लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड गणेश उत्सव इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये गणेश उत्सव जो होता है ये किसने स्टार्ट करवाया था? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक 1893 के टाइम पे ये जो पर्सनैलिटी रहते हैं ये गणेश उत्सव महाराष्ट्र में शुरू कराते हैं। दोस्तों उस समय क्या रहता है कि जो ब्रिटिशर थे वो रूल कर रहे थे और हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे वो किसी भी तरह से ये चाह रहे थे कि जो इंडियन पब्लिक है, ठीक है, तो वो यूनिफाइड हो जाए, मतलब उनके बिलीफ सिस्टम एक होना चाहिए। ठीक है, तो वो सभी लोगों को जागृत करने के लिए, एक करने के लिए इस तरह से ये गणेश उत्सव मतलब स्टार्ट करा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव महाराष्ट्र में शुरू कराया था 1893 के टाइम पे। क्वेश्चन 87 की बात कर लेता हूं। लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फ्रीडम ऑफ प्रेस गिवन बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ये जो गवर्नर वायसराय था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा टाइम पीरियड रहता है जहां पे
ये जो लॉर्ड विलियम रहते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो ये जो प्रेस थी इसको फ्रीडम प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 1835 का वो टाइम पीरियड रहता है जहाँ पे जो प्रेस रहता है इसको स्वतंत्रता दे दी गई थी, मतलब वो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते थे उसमें। 1835 का टाइम था जहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रेस को फ्रीडम दे दी थी। ठीक है, क्वेश्चन 88 की बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड नादिर शाह इन्वेड इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों ये नादिर शाह मतलब एक पर्सनैलिटी रहता है जो कि इंडिया के अंदर इन्वेड करता है और यहाँ पे इसने दिल्ली को लूटा था। तो ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किस टाइम पीरियड में ये दिल्ली के ऊपर इन्वेड करता है। तो ये 1739 का टाइम पीरियड रहता है जहाँ पे नादिर शाह इंडिया में दिल्ली के अंदर इन्वेड करता है। ठीक है, और यहाँ पे मुगल्स के साथ इनका बैटल होता है, जैसे बैटल ऑफ करनाल बोलते हैं, और वहाँ पे मुगल हार जाते हैं और फिर ये इंडिया में बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है ये पर्सन। ठीक है, कई सारे लोगों की किलिंग करी थी इसने। क्वेश्चन 89 की बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है आफ्टर कंकरिंग द सकास विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय चंद्रगुप्त सेकंड। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि चंद्रगुप्त सेकंड जो था तो ये जो शक रूलर थे उनको जीत लेता है और बोलता है कि इसके बाद इसने कुछ जो कॉइन्स थे वो सिक्के जो थे वो उसने इशू करे थे। तो बोला जा रहा है किस तरह के कॉइन्स इसने इशू करे थे जो शख्स थे उनको हराने के बाद। ठीक है, तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड ब्रॉन्ज। तो यहाँ पे जो सिल्वर कॉइन थे वो चंद्रगुप्त सेकंड ने इशू करे थे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 90 की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है आचार्य मंजूश्री मूलकल्प। तो बोला जा रहा है कि इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ये नाम दिए गए हैं महायान, हीनयान, थेरवाड़, वज्रयान। मैं आपको बता देता हूँ कि ये सभी बुद्धिज्म की ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आचार्य मंजूश्री मूलकल्प ये महायाना जो कि बुद्धिज्म की एक आइडियोलॉजी है, तो ये उससे बिलोंग करती है, आचार्य श्री मंजू मूलकल्प महायाना। क्वेश्चन 91 की बात कर लेता हूं। तो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो खेती बाड़ी में किस तरह से काम किया जाता है, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस हमको करेक्ट ऑर्डर में बताना है। पहला लिखा हुआ है सॉइल प्रिपरेशन। ठीक है, तो खेत तैयार करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं, इरिगेशन सिंचाई करते हैं, सोइंग खेत बो देते हैं, और हार्वेस्टिंग काट लेते हैं, मतलब फसल कटाई हो जाती है। तो ये गलत दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन है मैं करेक्ट ऑर्डर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि जो सॉइल की प्रिपरेशन करी जाती है, मिट्टी को तैयार करा जाता है, फिर जो सोइंग रहती है मतलब जो खेत को बो दिया जाता है उसमें बीज डाला जाता है। ठीक है, इरिगेशन सिंचाई करी जाती है, और लास्ट में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है करेक्ट दिया हुआ है। इस तरह से ये पूरा सिक्वेंस होता है। ठीक है, मिट्टी तैयार करते हैं, फिर इसके बाद बुआई की जाती है, सिंचाई की जाती है, फिर कटाई की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन 92 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है हु डिक्लेयर्ड द ईयर 2024 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। ठीक है, तो देखिए कई सारे जो एनिमल्स होते हैं उनको कैमेलिड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। कैमेलिड्स मतलब जो कैमल फैमिली होती है, तो कैमल फैमिली मतलब जहाँ पे आपको पता होगा इनका जो पैर का निचला हिस्सा रहता है वो पंजे जैसा रहता है, जिसके कारण ये जो डेजर्ट एरिया रहता है बहुत आसानी से वहाँ पे चल पाते हैं। ठीक है, तो कैमल फैमिली से बिलोंग करने वाले जो भी एनिमल होते हैं उन्हें कैमेलिड्स बोला जाता है। अब बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स 2024 ये किसने डिक्लेयर करा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, यूएन, यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ एंड यूएसए। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन वो बॉडी है जिसने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स 2024 डिक्लेयर करा है। क्वेश्चन 93 की बात कर लेता हूं। लिखा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लोबली एक्सेप्टेड नेशनल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ग्लोबली पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। हिमालय, जी हाँ ये सही बात दी हुई है, हॉटस्पॉट है हमारा। नारो हिल्स, दोस्तों ये नारो हिल्स तो गलत दिया हुआ है, ये तो मध्य प्रदेश के सतना में एक हिल है आपको देखने को मिल जाती है। सुंडालैंड जो इंडोनेशिया का जो एरिया है, ठीक है सुंडालैंड आप ध्यान रखिएगा, तो जो वेस्टर्न हाफ ऑफ इंडोनेशिया है उसको सुंडालैंड बोलते हैं, और तकरीबन यहाँ पे 17,000 आइलैंड देखने को मिल जाएंगे। 5,000 किलोमीटर का ये एरिया है सुंडालैंड। ठीक है, और ये वेस्टर्न हाफ ऑफ इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया में ये जगह है। तो यहाँ पे सुंडालैंड भी वो जगह है जिसको हॉट स्पॉट कंसिडर करा जाता है। और वेस्टर्न घाट, तो ये तो आपको पता ही होगा इंडिया का ये वेस्टर्न घाट गुजरात से स्टार्ट हो जाता है, केरला तक जाता है, और ये एक माउंटेनियस रेंज है, तो इसको भी हॉट स्पॉट कंसीडर करा जाता है। तो यहाँ पे नारो हिल्स गलत ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 94 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है इन एन इकोसिस्टम फ्लो ऑफ एनर्जी डिक्लाइंस एज इट पासेस फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग।
क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो इकोसिस्टम रहता है यहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी, मतलब जो एनर्जी रहती है वो फ्लो करती है, डिक्लाइंस, मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी डिक्लाइंस, मतलब जो एनर्जी का जो फ्लो रहता है वो धीरे धीरे घटता जाता है फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल। आपको ट्रॉपिक लेवल भी पता होंगे कि सबसे पहले कौन किसको खाता है, फिर इसके बाद कौन किसको खाता है ना। तो इस तरह से इकोसिस्टम में ट्रॉपिक लेवल होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जिस तरह से सबसे पहले घास होती है, फिर कीड़ा होता है, फिर मेंढक होता है, दोस्तों आपने ये सब पढ़ा होगा आई थिंक, ठीक है। तो ट्रॉपिक लेवल रहते हैं, तो बोल रहे हैं कि जिस तरह से ट्रॉपिक लेवल ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी है लोअर से हायर ट्रॉपिक लेवल पे जाने पे क्या होता है, वो डिक्लाइन करने लगती है। तो इस बात को हम किस तरह से समझा सकते हैं, ऐसा कौन से लॉ में इस तरह की बात की गई है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो दोस्तों सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये बात को समझाया जा सकता है कि जिस तरह मतलब इकोसिस्टम में लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल जाने पे क्या होता है, जो एनर्जी रहती है वो डिक्लाइन करने लगती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बताया गया है, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में तो ये बताया गया है कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जो एनर्जी रहती है इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। और जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है वो ये कहता है कि एनी स्पॉन्टेनियस अकरिंग प्रोसेस विल ऑलवेज लीड टू एन एस्केलेशन इन दी एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। तो मतलब कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यदि हो रहा है तो यूनिवर्स की जो ओवरऑल एंट्रोपी रहती है ना, उसमें एस्केलेशन होता है, मतलब वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये बात यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 95 की बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है ऑस्टियोक्लास्ट आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मेडिकल शब्द रहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ऑस्टियो का मतलब हड्डी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो शब्द है ऑस्टियोक्लास्ट ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? बोन फॉर्मेशन, बेसल लैमिना सिक्रीशन, बोन फ्रैक्चर एंड मसल रीजनरेशन। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हैं। इसके बाद बोन फॉर्मेशन एंड बोन फ्रैक्चर, दोस्तों ये बोन फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे बोन जो फ्रैक्चर रहता है ऑस्टियोक्लास्ट जो रहते हैं ये इससे बिलोंग करते हैं आपको, ठीक है। ये बात यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल रहते हैं ये बोन फ्रैक्चर से बिलोंग करते हैं। क्या होता है कि जो बोन रहते हैं तो उनमें ये उसकी जो डिग्रेडेशन रहता है, ये जो सेल्स रहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, तो ये उसके डिग्रेडेशन को बढ़ा देते हैं। बोन जब रीमॉडलिंग करते हैं तो ये डिग्रेड करता चला जाता है और इस तरह से बोन्स के अंदर फ्रैक्चर देखने को मिल जाता है। तो 95 का यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 96 की बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू पोल्यूशन ऑफ, ठीक है। तो बोला जा रहा है ये जो ग्रीन मफलर है, ग्रीन मफलर किस चीज के पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सॉइल, मिट्टी, एयर, वायु, नॉइज, ठीक है, ठीक है। तो ध्वनि और वाटर मतलब पानी। तो दोस्तों क्या होता है कि सड़क होती है, सड़क के आसपास में बहुत सारे पेड़ लगा दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है? ग्रीन मफलर। अब क्वेश्चन ये है कि ये लगाया क्यों गया है, तो इसके तो कई सारे बेनिफिट हैं। बहरहाल यहाँ पे जो व्हीकल चलते हैं ना तो वहां से पौ पौ पौ, ठीक है, कई सारे जो नॉइज होगा तो ये उसको कई सारा नॉइज को जो दबा देता है, कम कर देता है, ठीक है, और पॉल्यूशन तो कम करता ही है। तो ग्रीन मफलर ये किसके पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है? तो ये नॉइज पॉल्यूशन को कम करने के लिए स्टेप है, ध्यान रखिएगा। तो ये 96 का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 97 की बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है विच ऑफ दी following is not a national nutrition program of the government of India। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो भारत सरकार का जो नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम है, तो उसमें कौन शामिल नहीं है या कौन सा इनमें से नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में नहीं आता है? नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। तो दोस्तों ये आयोडीन की डेफिशिएंसी ये तो होगा ही होगा, ठीक है, तो इसके लिए कंट्रोल प्रोग्राम है इंडिया का। सेकंड लिखा है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस, ठीक है, तो दोस्तों ये भी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में आएगा। थर्ड लिखा है नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव फॉर एनीमिया कंट्रोल। तो दोस्तों ये भी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया की, एनीमिया की, और इसको भी टैकल करने के लिए गवर्नमेंट का प्लान है। नेक्स्ट लिखा है नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम। तो दोस्तों इस तरह से अभी कोई फिलहाल में प्रोग्राम नहीं चल रहा है, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस तरह से कोई प्रोग्राम नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 98 की बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पे स्टेबल इकोसिस्टम बोला गया है और वो भी मोस्ट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो 4 हैं, 4 में सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम किसको कंसीडर कर सकते हैं? फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है,
डेजर्ट इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। दोस्तों यहाँ पे जो कई सारी इकोसिस्टम है तो उनमें डिस्टरबेंस हो सकते हैं, ग्रासलैंड में भी हो सकता है, डेजर्ट में भी हो सकता है और फॉरेस्ट में भी हो सकता है। लेकिन जो मरीन इकोसिस्टम है, सबसे पहली बात तो ये बहुत बड़ी वाटर बॉडी होती है और इसके बाद इसमें जो डिस्टरबेंस है, मतलब होते तो हैं लेकिन वो सुपरफिशियल लेवल पे होते हैं, लेकिन बहुत मेजर लेवल पे आपको इसमें शिफ्ट देखने को नहीं मिलते हैं, तो इन्हें स्टेबल कंसीडर करा जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 99 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऐसा, यहाँ पे जो पॉल्यूटेंट के नाम दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट नहीं है। पेपर, तो दोस्तों ये तो बायोडिग्रेड हो जाएगा। फूड एंड प्लांट वेस्ट, ये भी हो जाएगा। इंसेक्टिसाइड, दोस्तों ये केमिकल वाली चीज है, तो ये नॉट बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन सा जो है वो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कैटेगरी में नहीं आता, तो यहाँ पे दोस्तों आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंसेक्टिसाइड करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। और फूड एंड वुड एंड सेल्यूलोज, तो दोस्तों ये भी यहाँ पे मतलब बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 100 की बात कर लेता हूँ, आज का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए रिसेंट साइंटिफिक मिशन ऑफ इसरो फॉर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ सन। तो सूरज की स्टडी करने के लिए इसरो ने एक साइंटिफिक मिशन भेजा है, तो उसका नाम क्या है? आदित्य L1, भास्कर L2, सोलर मिशन L1 एंड सोलर ऑर्बिटर। तो दोस्तों आदित्य L1 एक मिशन है जो कि इसरो ने 2 सितंबर 2023 को भेजा है, और ये जो सोलर स्टडी है, सन की स्टडी है, सूरज की स्टडी है, तो इसकी स्टडी करने के लिए ये मिशन भेजा गया है स्पेस में। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने ये 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे, हम एमपीपीएससी 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे। 50 क्वेश्चन हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, आज ये इस बात का दूसरा लेक्चर था। फिलहाल के लिए बस इतना ही, स्टडी करते रहिएगा, और फिलहाल के लिए बस इतना ही, स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लेक्चर आते रहेंगे, थैंक यू।